हाँ पीछे बात कीजिए। खाना खा लिया? अरे खाना ही लेट बनता है क्या बैठो। तुम कल का रात में खा लिएगा, लेट नहीं होगे तुम। ठीक है दस क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है ना 4 नंबर का। डेराइव एन एक्सप्रेशन या डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जैसा 11th में किए थे सेम टू सेम वही। ठीक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज a phenomena which occurs by superposition of waves. By superposition of waves. Aryan, which type of waves? लाइट वेव तो है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। कल आए थे, बताया था कल मैंने भाई, बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तुम बात कर लो या मैं पढ़ा लो, समझे दिव्या आंटी? है ना भाई, वेव्स का सुपरपोजिशन। लेकिन वेव में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना, वे एम्पलीट्यूड है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, हाँ, same frequency and nearly same amplitude are traveling in same direction। पहली चीज तो ये याद रखना। हाँ ओ अच्छा हुआ वीडियो में आंटी सुनाई नहीं देगा, एक फायदा हुआ देखो आज। आंखें भी कमजोर हो गई है, देखो फायदा हुआ ना आज। ठीक, चलो तो क्या है क्वेश्चन, सुन लो पहले, है ना। क्वेश्चन क्या है, डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट का मतलब चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, and where the intensity of light is minimum or zero is called destructive interference। तो interference of light का मतलब change in intensity of light, and interference of light is a phenomena of superposition of waves, light waves of same frequency and nearly same amplitudes are traveling in same direction। ठीक है, तो यहां एक्चुअल में हम 2 वेव लेंगे। क्या लेंगे? 2 वेव, ठीक है ना, लाइट वेव। ठीक, लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, और वेव का इक्वेशन 11th में पढ़े थे ना। तो वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्चुअल में ये हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक, और वेव किससे जनरेट होती है? बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो अगर मान लो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मान लो मीन पोजीशन के ऊपर यहां पर है, तो अभी वो एम्पलीट्यूड की पोजीशन में तो नहीं है ना, तो मीन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट वो y है। अगर y डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम y से डिनोट करते। अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता तो y की जगह x आ जाता। ठीक है ना, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है ना, तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। ठीक, हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव। कहने का मतलब है
भाई एक्चुअल में ये इक्वेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो कायदे से ये इक्वेशन किसका है? इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड वेव का इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं फाई, क्या मान लिए? फाई, ठीक। ये हमने दो लाइट वेव्स लिए, नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स। अगर आप सेम ले लो ना यहां पर तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। लेकिन अगर मान लो एम्पलीट्यूड्स सेम नहीं है तो उनमें ज़्यादा अंतर भी नहीं होना चाहिए, नियरली सेम, ठीक है भाई, हो गया। सेम फ्रीक्वेंसी, तो ये जो दोनों वेव हमने लिखे हैं, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है? परियुल कहाँ दिख रहा है? ओमेगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, मालूम होगा भाई। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। कहीं भी निकालना हो आपको टाइम पीरियड, चाहे एसी वोल्टेज में निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, तो टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा कर लो, ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या? 2 पाई एन। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो दोनों इक्वेशन में देखो मैंने ओमेगा लिखा हूं, सेम। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टू सुपरपोजिंग waves where phi is the phase difference between the waves। फेज डिफरेंस ही तो मेन है यहां पर, फेज डिफरेंस, ठीक, ध्यान देना। तो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ देम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलें कैपिटल वाई, या इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव बोलो, बात एक ही है। दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी उस नई वेव का इक्वेशन, है ना, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोल देना, है ना। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई मेन है यहाँ पर, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स तो ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वेव्स, ठीक है ना। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा देखो, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। a2 से ब्रैकेट सॉल्व कर लें तो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई पहले लिख लिए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ठीक। देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव कैपिटल Y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी कॉमन प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक, ठीक। देखो अब ध्यान से ये जो लिख रहे हैं इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी बाद में, कट ना जाए वीडियो में, खैर चलेगा। देखो ध्यान देना है ना, ये यहां जो लिखा हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, मान लेते हैं सपोज कैपिटल A कॉस थीटा मान लिए, लेट, ठीक है,
कॉस वाली टर्म को कॉस मान लिए, A2 साइन फाई, ठीक है ना, A2 साइन फाई इज इक्वल टू कैपिटल A साइन थीटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है ना। क्यों, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 कॉस फाई यानी कैपिटल A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कैपिटल A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। स्टेप देखते जाओ, ठीक है ना। बाद में तो ऐसा है कि आपको वीडियो देखोगे या PDF से नोट करोगे, आप स्टेप भर समझते जाना, ठीक। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू A आ गया कॉमन, A आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन A प्लस B मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये आ गया क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, या इसको ऐसे बोल लें इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है ना। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो कैपिटल A क्या है, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जब हम लिखते हैं साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वेव के इक्वेशन में साइन या कॉस जो भी हो, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। साइन का कोफिशिएंट क्या है, एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन आया, इसमें साइन वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड। लेकिन ये इक्वेशन किसका है, रिजल्टेंट वेव का, तो कैपिटल A क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, A1, सेकेंड वेव का, दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, कैपिटल A, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, कैपिटल A, ठीक है ना। अब कैपिटल A की वैल्यू हमको फाइंड करना है, कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करना है। तनिषा क्या करें, इसको लगा सर तो नाम भूल गए होंगे, अब कल तो बोल रहे थे भूल गया सबके नाम। मैंने बोला था ना कल कि इसको एक बार कॉपी अगर होगी तो एक बार देख के आना, तो आसान लगेगा। कैपिटल A अब हमको फाइंड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब हम क्या करें, कॉपी नहीं मिली पिछले साल वाली, रद्दी में तो नहीं दे दिए, लॉकडाउन में काम तो है ही नहीं, बोले हटाओ अब क्या। सत्यम ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो तो कैपिटल A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। थीटा हमने ऐसे ही मान लिए थे, थीटा का यहाँ कोई रोल नहीं है, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो पहले यहाँ तक देख लो, कुछ दिक्कत मिटा दूंगा फिर इसको मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, क्या गरीबी आ गई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके हम ऐड करें, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और ऐड भी करना है, ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करें और ऐड कर दी। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करो और ऐड करो, पहले इसको कर लो या किसी को भी कर लो, ठीक है ना। क्या होगा देखो, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस इसका स्क्वायर
A1 स्क्वायर कहाँ से, A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर, आया समझ में? ठीक, यहां से A स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1, है ना। राइट हैंड साइड में आप देखो, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का, तो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, चलो, या ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट देखो, ये A1 स्क्वायर गलत तो नहीं लिखा है कहीं, हाँ ठीक है, इधर सुनो, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस यानी कि 1 A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मीन्स A स्क्वायर की वैल्यू है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैपिटल A इज इक्वल टू क्या, ठीक, देखो थीटा कहीं नहीं है, थीटा कहीं नहीं है फाई ही, और फाई क्या था, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह में आते हैं, ध्यान रखना, ये वेव्स के एम्पलीट्यूड आपको दिए रहेंगे या वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, तो वेव का इक्वेशन भी अगर दिया है तो वेव के इक्वेशन से हम A1 A2 निकाल सकते हैं, ठीक, निकल जाएगा। अब अगर मान लो एक वेव का इक्वेशन दिया है साइन में और एक वेव का इक्वेशन दिया है कॉस में, तो फाई कितना, 90, फाई कितना होगा 90, फेज डिफरेंस कितना होगा π/2 का, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। तो ये क्वेश्चन अगर आया, डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, 4 नंबर, 5 का तो क्वेश्चन ही नहीं है इस साल, तो 4 नंबर में भी आपको यहां तक पूरा करना है, वो 4 नंबर में यहां तक आपको पूरा करना है, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक, ज़्यादा कोई आपको थ्योरी एक्सप्लेन थोड़ी करना है, ठीक। चलो, इसके बाद मेन चीज है कंडीशन, अब ठीक, ध्यान से समझना है ना, कंडीशन। लेकिन उसमें भी एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ठीक। एक क्वेश्चन अलग है, राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ इंटरफियरेंस, राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ इंटरफियरेंस, ये क्वेश्चन अलग है। हम कंडीशन किसकी निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की निकाल रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग है। राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए पहला, ठीक, फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं होगी तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, खैर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग है, पॉइंट बता रहा हूँ बस, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड्स नियरली सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, ये कंडीशंस हैं इंटरफियरेंस की, तब इंटरफियरेंस पैटर्न बनेगा। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इसमें भी 2 चीजें हैं, पहला इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस निकल गया तो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस भी निकल जाएगा। फेज डिफरेंस अगर हमने निकाल लिए कि भाई कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस भी फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन जो हेडिंग है
क्या हेडिंग? कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस फाई, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, यहां तक बन जाएगा। ठीक, चलो भाई, हमने अभी देखो, अभी हम निकाल रहे हैं पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मीन्स कैपिटल ए, ध्यान समझना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए कितना आया था? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। अब फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं भाई, फॉर्मूले में जो जो टर्म आ रही है उनका मतलब भी तो याद रहे। ठीक, A1 A2 क्या था? एम्पलीट्यूड्स ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, और कैपिटल ए क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स। वही तो फाइंड करना है हमको, वही हमको फाइंड करना है। तेजल, पानी पीना है क्या? नहीं ना, इधर देखो। ठीक है, चलो ध्यान समझना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। ठीक है, कंडीशन हम किसकी निकाल रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई मैक्सिमम। लेकिन हमको ये मालूम है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मींस कैपिटल ए। अगर मैक्सिमम है तो कितना? A1 प्लस A2। कितना? इतना आना चाहिए। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम। लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो कितना होना चाहिए? A1 प्लस A2। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो इतना था, लेकिन हमको लाना है A1 प्लस A2। क्या लाना है? A1 प्लस A2। तो अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान से। ठीक, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फाई, है ना, एक मिनट, कैपिटल ए की वैल्यू ये है, लाना हमको A1 प्लस A2 है। तो ये कब आएगा? जब इस फॉर्मूले में कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो? +1। इस फॉर्मूले में कॉस फाई की वैल्यू +1 लिखो आप। तो अगर कॉस फाई +1 तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, यही होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल ही आ गया। ठीक, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 आए फॉर्मूले से। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होना चाहिए? +1। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ये बताओ कि फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? पहला तो 0। पहला क्या? 0। कॉस 0 +1। दूसरा 2 पाई। कॉस 2 पाई भी कितना होता है? +1। कॉस 4 पाई भी कितना होता है? +1। ठीक, ध्यान से।
मतलब मेन जो हमारा काम का पॉइंट था वो तो आ गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए वो हमने निकाल लिया। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब या तो फेज डिफरेंस 0 हो, या तो फेज डिफरेंस या फिर इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई। और इवन मल्टीपल इंटीजर यानी क्या लिखोगे आप? 2n। n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, 2, 3 देखो रखते जाओ भाई। अगर मान लो इसमें n इज इक्वल टू 1 लिखे तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इवन मल्टीपल इंटीजर 2n, ऑड मल्टीपल इंटीजर 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं। 2n प्लस 1 लोगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और 2n माइनस 1 लेंगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है ना? आया समझ में? सुन लो फिर से एक बार। अगर फेज डिफरेंस या तो 0 हो, या तो 0 हो, या फिर फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, तो cos फाई की वैल्यू +1, और cos फाई की वैल्यू अगर +1 तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? A1 प्लस A2 मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, मतलब मीडियम में जहां जहां सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इतना होगा, या तो 0 हो या फिर इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, तो वहां लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहां लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो वहां इंटरफेरेंस को हम कैसा बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। देख लो, ठीक है, क्लियर? अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई कितना होना चाहिए वो निकालना है। ठीक, नीचे से स्टार्ट करो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट और 0, मिनिमम और 0। लेकिन इंटेंसिटी मिनिमम कब? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? और अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम तो कितना? A1 माइनस A2 कितना? अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 लाना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में cos फाई की वैल्यू हम क्या लिखें? -1। ठीक है, देख लो, अगर cos फाई की वैल्यू कितना? -1, cos फाई की जगह -1, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहां क्या आएगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया? ठीक, तो इंटेंसिटी मिनिमम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम तो कितना? A1 माइनस A2। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 कब आएगा? जब cos फाई की वैल्यू कितना? -1। cos फाई की वैल्यू -1। अब cos फाई की वैल्यू -1, तो फाई की वैल्यू पहला तो पाई होगा, 0 नहीं होगा, पहला क्या होगा? पाई। यानी सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री पाई। तो cos 180 कितना? -1, या फिर 3 पाई, या फिर मतलब ऑड मल्टीपल इंटीजर यानी 2n माइनस 1 ऑफ पाई। देखो
n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ। n इज इक्वल टू 1 लिखो, इसमें कितना आएगा पाई। n इज इक्वल टू 2 लिखें 3 पाई। ठीक, तो रिजल्ट हमको पता चल गया। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इतना हो, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, जीरो नहीं, जीरो कंस्ट्रक्टिव में होता है, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है ना। जैसे मान लो अगर हम बोलें कि एक वेव जैसे मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है ना, और दूसरी वेव जैसे मान लो सपोज यहां पर है, फर्स्ट वेव यहां पर है, सेकंड वेव यहां पर है, तो दोनों के बीच में आप देखो फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। फेज डिफरेंस अगर मालूम है तो पाथ डिफरेंस भी वहां दिख रहा है। पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2 कितना है, ठीक। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए। और कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस आप बताओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना, या तो 0 और या फिर इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई जो भी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई। ये कंडीशन आ गई। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस देख लो, बन जाएगा। मिटा दूं, फाई याद रखना बस, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही रिवीजन कर रहा हूं। ठीक है, ठीक, चलाओ। लेकिन एक्चुअल में हमको आगे जरूरत पड़ेगी पाथ डिफरेंस की। किसकी, फेज डिफरेंस तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमको जरूरत पड़ने वाली पाथ डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन 11th में हम कर चुके थे। 11th में हम कर चुके थे, याद करो। 11th में निकाले थे डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। ठीक, अभी मत बोलना कि सर एक बार फिर से निकाल लो ना, तो एक बार फिर से एनएलएम भी पढ़ा देता हूँ, एक बार फिर से 1D 2D भी पढ़ लेते हैं। अगले साल देंगे एग्जाम, है ना। कुंभ का मेला थोड़ी कि 12 साल में एक बार आएगा। 12 तो हर साल ही होता है, 3-3 4-4 बार होता है, मालूम है कि नहीं। 12 का एग्जाम 3-4 बार होता है। मेन में अटक गए तो रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, धोखे से रुक गए फिर रुक जाना नहीं, यानी गवर्नमेंट आपको रुकने नहीं देगी। ठीक, वहां भी रुक गए, ओपन, ओपन, ओपन का मतलब ही ओपन है, तो खैर ठीक है ना। ठीक, ये भर याद रखो काम की चीज बस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो डेल एक्स, तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल फाई, फेज डिफरेंस। वर्ड्स में भी याद रखें, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आप बोलोगे हमको क्या मालूम, तो पढ़ा तो आप रहे हो ना, आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है। हाँ, अब हमको क्या करना है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ
भाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए वो तो निकाल लिए, वो हमको मालूम है। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए हम निकाल लेते हैं। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो निकाल लें, ठीक है ना। तो पहला कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस, किसका पाथ डिफरेंस? सुपरपोजिंग वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होना चाहिए। अगर कहीं भी वो पहुंच रही हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव। ध्यान से समझना। तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। लेकिन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस तो मालूम है ना, कितना? 0। कितना? 0 या फिर इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई। ठीक भाई, हम निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस हमको मालूम है, फेज डिफरेंस हमको मालूम है कितना? 0। तो अगर मान लो हम यहां फेज डिफरेंस कितना लिखें? 0, तो पाथ डिफरेंस भी कितना आएगा? याद रखना, ये पाथ डिफरेंस भी कितना? 0। ठीक। लेकिन अगर फेज डिफरेंस 0 के लिए तो हो गया ना भाई, फेज डिफरेंस अगर 0 है तो पाथ डिफरेंस भी कितना? 0। या अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, भाई अगर फेज डिफरेंस 0 तो पाथ डिफरेंस भी कितना? 0। फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना? पाई कैंसिल कर लो बस, पाई कैंसिल करना बस, 2 से 2 मत काट देना, क्योंकि 2n का मतलब है इवन मल्टीपल इंटीजर। 2n का क्या मतलब है? इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2। इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 कहने का मतलब 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 या 6 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया? ध्यान से सुनो, दोनों चीजें है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजिंग वेव्स इज 0 और इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 0 और इवन मल्टीपल इंटीजर ऑफ। कल पूछूंगा और याद नहीं रहा तो सोच लेना, फिर रिजल्ट दोनों याद होना चाहिए तो ही आगे का हमसे बनेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाल लो। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फेज डिफरेंस कितना? ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, 0 नहीं। तो पाथ डिफरेंस कितना? देखो फेज डिफरेंस कितना? ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई, तो पाई कैंसिल, तो डेल एक्स कितना आया? 2n माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का ऑड
मल्टीपल इंटीजर, मतलब 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। आ रहा है समझ में? ठीक। जैसे यहां देखो, मान लेते हैं सपोज एक वेव ऐसी है और सेकेंड वेव जैसे मान लो यहां पर है, ध्यान से देखना डायग्राम। फर्स्ट वेव यहां है, सेकेंड वेव यहां पर है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई, कितना? फेज डिफरेंस कितना है? 3 पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना है वो भी डायग्राम में दिख रहा है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस 3 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना? 3 लैम्डा बाई 2। रिजल्ट याद? ठीक है, सुन लो अब एक बार, है ना, शुरू से। पहले हमने क्या पढ़े? डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ठीक, तो 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स, फिर वही है ना, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सॉल्व करें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाले, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5। 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स। ठीक है ना, कैपिटल A की वैल्यू। फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए फेज डिफरेंस निकाले, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना? 0 या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। टाइम नहीं कट रहा हो तो लिखते जाओ, पूरा लॉकडाउन अपने पास तो 3 महीने यही करे, है ना। आने वाली पीढ़ी को भी बताए गए, तुम भी साले यही करना, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना? 0 नहीं, ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस कितना? ऑड मल्टीपल इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, इतना आप कर लो, इतना कर लो। एक इक्वेशन निकालोगे क्या आप? एक इक्वेशन करोगे? नहीं, हम क्यों करें, फीस दे रहे हैं ना, आप ही करो। सही में निकाल रहे हो क्या? हैं? खुशबू का क्या रही। चलो सुनो, क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए मालूम है? इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या आया? अंडर रूट a1 स्क्वायर। ठीक ठीक है ना। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो I1 I2 यहां भी आएगा, तो I1 का मतलब क्या है? फर्स्ट वेव का इक्वेशन हमने लिखे थे, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? a1। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1। सेकेंड वेव का इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5।
सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, a2, स्मॉल a2। तो सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 जब दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो हमने निकाले, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है I। कर सकते हो, करो। I इज इक्वल टू I1 I2 के टर्म में आएगा, है ना, कि अंडर रूट जो भी हो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ये नहीं आएगा, हालांकि ऐसे ही आएगा फॉर्मूला। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, यहां देखो, यहां देखो, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर लिखोगे ना आप। ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर सुनो। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। हालांकि हम पहले यंग से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन फ्रिंज स्लिट की जो चौड़ाई होती है उससे भी होता है ना। फिर क्वेश्चन करेंगे, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, 12th बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी इजी में आता है। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, A1, करना तुमको ये बता दे रहा हूँ बस। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर, K यानी कांस्टेंट। दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू K, तो इसको चेंज कर दो I में, बस हो गया। बता तो दिया हूं मैंने, अब क्या। कई तरीके हैं, कई प्रकार से आप कर सकते हो, है ना, जैसा जिसका दिमाग चल जाए। चाहो तो पहले A स्क्वायर कर दो, यहाँ क्या कर दो, A स्क्वायर, है ना, तो रूट हटा लो। अब एक काम करो, दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड आप K से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, K से मल्टीप्लाई कर दो, तो KA स्क्वायर क्या होगा, I। अरे I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो कैपिटल A का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो I का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I, है ना। अब यहां देख लो भाई, क्या करोगे, K से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो KA1 स्क्वायर मतलब क्या, KA2 स्क्वायर मतलब, अब करो जरा इसके आगे, करो करो करो, कल बताना, ठीक है ना। अंडर रूट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, 2 रूट I1 I2 इंटू cos फाई। तो उससे हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का रेशो दिया रहता है, तो इंटेंसिटी का रेशो निकालना पड़ता है, या इंटेंसिटी का रेशो अगर दिया है तो एम्पलीट्यूड का रेशो निकालना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना एक बात मेरी, 11th में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 आंसर थे, 1/4, 1:4, 4:1। क्वेश्चन बदल दिया था, क्वेश्चन बदल गया था, आंसर नहीं बदला था, लेकिन तो उसका रीज़न भी मैंने बताया था, उसका रीज़न भी मैंने बताया, नहीं बताया था, हाँ। अब भूल गए वो बात अलग है। अच्छा है, शक, मास्टर पे शक, कारण बताया था। 2 क्वेश्चन थे, आंसर एक ही आ रहा था, क्वेश्चन अलग अलग थे, ठीक है ना।